नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भाषा, संज्ञान और समाज। ये जो पेपर है आपका 35 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें से आपको पास होने के लिए 14 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम। अगर 14 से कम लाओगे तो आपकी बैक लग जाएगी। और इस पेपर की समय सीमा आपकी 2 घंटे की होगी मात्र। तो भाषा, संज्ञान और समाज, इससे पहले आपको पहला मॉडल पेपर पढ़ाया और ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भाषा की सही पहचान जुड़ी है। देखो, रीट वाले भाई जो हैं, बहनें, वो सभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रीट पात्रता का कोर्स भी एमसीक्यू बैच है। उसके लिए एमसीक्यू टॉपिक वाइज है। रीट पात्रता की जितनी भी 5 सब्जेक्ट हैं आपकी, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, गणित, पर्यावरण, सबकी टॉपिक वाइज पूरे के पूरे टॉपिक, उन सबसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, मैंने सब के सब इसी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में आपको 151 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें आपको 200 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन है, भाषा की सही पहचान किससे जुड़ी है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा साथियों, सत्ता तंत्र से जुड़ी है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले 1968 दिया गया है ना, तो 1968 राइट हो जाएगा। हमारे देश के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 लागू हुई थी। एक तो है 1968 की, इस समय पर प्रधानमंत्री तत्कालिक थी इंदिरा गांधी महोदय। और उसके बाद 1986 में हुई, इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री थे देश के माननीय राजीव गांधी जी। और उसके बाद नवीनतम जो है वो है लेटेस्ट वाली, जिसको हम तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नवीनतम शिक्षा नीति बोलते हैं। ये 2020 में हुई थी और नरेंद्र मोदी जी के काल में हुई थी। क्वेश्चन है अपना अगला, और इम्पोर्टेंट पेपर है साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। व्यवधान के कारण 1981 में और 1991 की जनगणना किन किन राज्यों में नहीं कराई गई थी? तो आपको याद रखना है, 1981 में तो जनगणना असम में नहीं हुई थी, और 1991 की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुई थी। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें जनगणना नहीं हुई थी। कब? 1981 में तो असम में नहीं हुई थी, और 1991 की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चौथा। संविधान के 100वें संविधान में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इन दोनों संशोधनों के तहत किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था? बताइए साथियों, किन किन भाषाओं को अनुसूचित भाषा में जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, अगर बात करें 2001 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन सी थी? बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी। क्या ट्रिक बनेगी? बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी। बूढ़ी का मतलब बोडो भाषा, डोगरी डोगरी, ठीक है, थाली संथाली, और मेथी का मतलब मैथिली। तो ये 4 भाषाएं तो जोड़ी गई थी 2001 में 100वें संविधान संशोधन के तहत। और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, और तीनों भाषाओं को याद रखना कॉमन। ये ट्रिक है, क्या बनेगा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो टोटल 7 हो गई ना, ध्यान रखेंगे। आपको क्वेश्चन बनता है कि जब हमारा भारत देश लागू हुआ था, उस समय पर जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो उस समय की बात करें तो हमारे संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी? 14 थी। अब अगर वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। भाषाओं के महत्व को संविधान की किस सूची में स्वीकार किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, उन पर उर्दू भाषा को थोपा जा रहा है, और इसी वजह से बांग्लादेश में भाषा आंदोलन हुआ था।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, भाषा का अस्तित्व किसके बिना संभव नहीं है। तो भाषा का अस्तित्व प्रत्यकीकरण की क्षमता तथा उसके उपयोग के बिना संभव नहीं है। 8वां क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा लिखो। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, भाषा की भी परिभाषा पूछ रहा है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां, बहुभाषिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ठीक है भाई, आंसर देखिएगा अब इसका। बहुभाषिता भारत की विशिष्ट स्थिति है। बहुभाषिकता का अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें बच्चों के परिवेश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के नगरों में ऐसी स्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती है। अब बहुभाषिकता की नेचर यानी प्रकृति। बहुभाषिता और विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग है। भाषा को अर्जित करने की शक्ति आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में यह शक्ति जन्म के समय से प्राप्त होती है, यानी जन्मजात होती है। लेकिन जब वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है और उनके साथ अंत्यक्रिया करता है तो उनमें बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। बेनवेन साइट के अनुसार वास्तव में भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि भाषा ही व्यक्ति के अहम को वास्तविकता में प्रकट करती है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, बहुभाषिकता विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है या अभिशाप है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज में से याद कर लेना। 10वां क्वेश्चन है भाषा के भंडार की वृद्धि का कारण हमारे धार्मिक क्रियाकलाप और तीर्थ स्थान है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, ये बात सत्य है कि भाई भाषा के भंडार में वृद्धि का कारण हमारे धार्मिक क्रियाकलाप और तीर्थ स्थान होते हैं। ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि का कारण धर्म में धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। धार्मिक कारणों से भाषा का प्रसार होता है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जैसे संस्कृत भाषा। भारत धर्म प्राण देश है। धार्मिक दृष्टि से हमारे कृत्य, यज्ञ, पूजन, संसार सभी कार्य संस्कृत में होते हैं। भारत में सभी धर्मों के तीर्थ, मंदिर, मस्जिद चारों दिशाओं में बने हुए हैं। शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में पवित्र धामों की स्थापना की थी। जब यात्री चारों दिशाओं में जाता है तो विभिन्न भाषा और भाषियों से उसका संपर्क होता है। संपर्क में विभिन्न भिन्न समुदाय के शब्दों का आदान प्रदान होता है। इससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब आपको क्वेश्चन याद करना है, लोकोक्ति यानी मुहावरे। लोकोक्ति यानी कहावत। कहावत यानी लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति और मुहावरे में क्या समानता है और क्या भिन्नताएं हैं, अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, भाषा के सामाजिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। तो देखिएगा भाई, भाषा का सामाजिक पक्ष। जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो केवल भाषागत प्रवीणता ही हासिल नहीं करते, अपितु समाज में भाषा का प्रयोग कैसे करना है यह भी सीखते हैं। व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुसार भाषा कैसे बदलती है, ये बात बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। इसी तरह विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भिन्न भिन्न भाषा रूपों को समझ भी लेते हैं और क्षमता भी हासिल कर लेते हैं कि उन सब को कैसे समझता है। एक सार्वभौमिक व्याकरण के रहने पर भी बच्चा वही भाषाएं सीखता है जो उसके परिवेश में बोली जाती है। वास्तव में हमारे शब्दों का चयन हमारी
भाषा शैली की बातों से होता है। सामाजिक विविधता की एक झलक हमें भाषा में भी मिलती है। कई बार एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, वर्ग और समूह में भी काफ़ी अंतर हो जाता है। प्रश्न है आपको अथवा में, इम्पोर्टेंट है साथियों, ये आपको सीरीज में से याद करना है। भाषा और धर्म का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 12वां, बोली की परिभाषा लिखते हुए बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपको बोली की परिभाषा। बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से अलग होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, भाषा और बोली में? तो देखिए, भाषा का क्षेत्र तो बड़ा होता है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जा सकती हैं, परंतु भाषा बोली के अंतर्गत कभी नहीं आती। जैसे बोली भाषा से उत्पन्न हो रही है, बोली किससे उत्पन्न हो रही है? भाषा से। अर्थात कहने का मतलब है भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है। माँ कौन है? भाषा है। और बेटी कौन है? बोली, क्योंकि भाषा से ही तो बेटी का जन्म हो रहा है, बोली का जन्म हो रहा है ना। बोली का प्रयोग साधारणतः बोलचाल में व लोक साहित्य सृजन में होता है, जबकि भाषा का परिनिष्ठित रूप साहित्य, शिक्षा और शासन संबंधी कार्यों के रूप में प्रयुक्त होता है। जनसाधारण के द्वारा, अब एक बार फिर से मैं आपको बोली की परिभाषा सुनिए दोबारा से। जनसाधारण के द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो मैं नॉर्मल आपसे बोल रहा हूँ ये बोली है मेरी, ठीक है। आप लोग मारवाड़ी बोल रहे हो, मेवाती बोल रहे हो, ठीक है, अपनी क्षेत्रीय भाषा वो बोली होती है। और जब उसे व्याकरणिक कसौटी के द्वारा परिमार्जित कर दिया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। अगर उसमें व्याकरणिक नियम लगा दिए जाएं, ठीक है, तो वो भाषा बन जाती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, बहुभाषिकता की विशेषताएं क्या हैं, लिखिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, भाषा एवं क्षेत्र के बीच संबंध कैसा है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। निबंधात्मक प्रश्न है 13वां और 14वां, दो आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे इसमें। भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए भाषा विज्ञान में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? 4 कोश पर पानी बदले 8 कोश पर वाणी। और ये प्रश्न पूछा गया किसके संबंध में है? ये देखो, 4 कोश पर पानी बदले 8 कोश पर वाणी, ये उक्त पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? समाज के संबंध में, भाषा के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, शासन के संबंध में। तो आंसर क्या होगा? भाषा के संबंध में। ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बदलाव का प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही होता है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है। अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल समझो आप लोग, राजस्थान के रेगिस्तान में रेत से संबंधित अनुभवों को प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया, अनेक क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, रेगिस्तान में रेत उड़ती है ना, तो उस रेत को कितने शब्दों से जानते हैं? ठीक है, देखो, धरती धोरारी, धोरारी धणी, झीणी रेत आदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी भाषा में। कथनों को और स्पष्ट करने के लिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ लंबे समय तक सामंतवाद रहा। सामंतवाद के कारण राजे रजवाड़े के बीच निरंतर युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहीं। इसका भी भाषा पर प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम महाप्राण ध्वनियों और बलाघातों का प्रयोग अधिक किया गया है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियाँ उसमें मुहावरों में भी सुरक्षित रहती है। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों को उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे घात में फिरनऊ,
घात लगानी, घी घालनी, घी खिचड़ियाँ होनी, ये सब मुहावरे हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव दिखाई दे रहा है इसमें। इसके लिए भौगोलिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष भी भाषा में अनेक नए शब्दों के निर्माण के साथ ही विभिन्न पारिवारिक शब्दावलियों का भी निर्माण होता है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि लिपि की उत्पत्ति तथा उसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां। भाषा में यादृच्छिकता से क्या अर्थ है? यादृच्छिकता क्या चीज होती है? वस्तु, भाव आदि तथा उसके लिए चुने गए ध्वनि प्रतीकों के चुनाव में मनमानेपन का तत्व विद्यमान रहता है। इस मनमानेपन को यादृच्छिकता कहते हैं। इसका उपयोग करके भाषा संबंधी गतिविधियों का सृजन किया जा सकता है। मनमानेपन का अर्थ यह नहीं है कि हर कोई किसी वस्तु के लिए अलग अलग प्रतीक गढ़े। यदि ऐसा हो तो किसी वस्तु के बारे में अलग अलग लोगों से बात करने के लिए किसी को बहुत सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। यह एक मुश्किल स्थिति होगी। मनमानेपन में कुछ शब्दों को समूह की स्वीकृति मिल जाती है, तो ऐसी स्वीकृति से संप्रेषण अधिक व्यावहारिक हो जाता है। एक बार जब प्रतीकों को मान लिया जाता है, तब चीज़ों के साथ बौद्धिक और अन्य प्रकार का संबंध भी बन जाता है। इसके बिना किसी भी प्रकार की अनुभूति तथा अनुभव को साझा करना तथा बार बार उन पर लौटना भी संभव नहीं है। इंसान के द्वारा भाषा को रच सकने का महत्व इस पृष्ठभूमि में अधिक बढ़ जाता है जब ये कहा जाता है कि भाषा का सृजन दैवीय घटना है। जब इस तथ्य को समझ लिया जाएगा कि भाषा रच सकने की तथा सीखने की क्षमता प्राकृतिक है और प्रत्येक बालक उपयोग कर सकता है, तब कक्षाओं में भाषा रचने की गतिविधियों के शिक्षक को मजबूत वैचारिक आधार भी मिलेगा। अथवा में आपको अब लास्ट क्वेश्चन याद करना है। ये वाक्य ग्रामर का है साथियों क्वेश्चन, व्याकरण का क्वेश्चन है। वाक्य की परिभाषा लिखिए, वाक्य किसे कहते हैं और किन किन आधारों पर वाक्य को विभेदित किया गया है। रचना के आधार पर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, और भी कई तरीके से, मतलब रचना के आधार पर आप लोग याद रख लेना। हालांकि मैंने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में आपको वाक्य के प्रकार बताए हैं, उनको आप लोग याद रख लेना भाई, ठीक है। वाक्य के प्रकार बताए हैं पूरी तरीके से, तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। तो कैसा लगा आज का टेस्ट? इसके बाद एक टेस्ट और कराया जाएगा आपको एग्ज़ाम से पहले ही। 14 नवंबर को आपकी पूरी कंप्लीट क्लासें हो जाएंगी साथियों, पूरे के पूरे 30 मॉडल पेपर हो जाएंगे ये गैस टेस्ट, और इनसे आपके प्रश्न बनेंगे खूब धुआंधार और आराम से आप लोग 70% प्लस क्लोज कर जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। बस आपको इनको पढ़ना है, रटना है, किसी भी स्थिति में समझना है, रटो चाहे समझो, बस प्रश्न हमारा सही होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपने साथियों को ज़रूर बताना साथियों इसके बारे में, ओके।